ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 1 ऑन वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो थोड़ा इस चैप्टर के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, तो उसी के आगे है ये। सो व्हाट इज़ वर्क? अगर लेमैन टर्म्स में बात करें तो हम हर चीज़ को बोलते हैं कि वर्क कर रहे हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, एवरीथिंग, हम मूव तो भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ वर्क, ठीक है। बट साइंस के टर्म्स में देर इज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ वर्क। साइंस के टर्म्स में हम कब बोलते हैं दैट वर्क इज़ डन, तो इसकी डेफिनेशन देखो। वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो वर्क हो रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट इज सेट टू बी द वर्क, ठीक है। when work is said to be done by a force when a body is displaced by some distance, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो याद रहे कि हम उसी फोर्स और उसी डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये फर्स्ट डायग्राम देखूं तो ये ब्लॉक इस पोजिशन पे मूव किया है और ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एस। इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला ये याद है। लेकिन हम उसको ये एफ इंटू ये एस नहीं बोलेंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में और ये थीटा एंगल बन रहा है, तो मुझे बताओ इस डायरेक्शन में यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा होगा? एफ कॉस थीटा लग रहा होगा, एस होगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कौन सा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट? जो सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो इस केस में जो आपका वर्क डन है इट इज एफ कॉस थीटा इंटू एस, या फिर इससे बोल दो एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। पहले आपने जस्ट आपको ये पता था कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। एक और केस देखते हैं इसका। तो मैंने क्या बोला है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपको सेम रखना है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है। फर्स्ट केस में मैंने फोर्स का कंपोनेंट निकाला था इसी डायरेक्शन में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था। अब हम उल्टा काम करते हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में है ना और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में भी कोई कंपोनेंट आ रहा होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर ये एस है तो इस डायरेक्शन में, इस थीटा एंगल के थ्रू इस डायरेक्शन में एस का कौन सा कंपोनेंट आएगा? एस कॉस थीटा। उल्टा करके देखोगे तो एस कॉस थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, एफ इंटू एस कॉस थीटा, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहले हमने फोर्स का कंपोनेंट लिया था इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब हमने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, किसको रिजॉल्व कर रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आएगा अभी भी आपका आंसर एफ एस कॉस थीटा, पहले भी यही आ रहा था, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं इससे हम, सपोज अ कांस्टेंट फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट एस इन द बॉडी अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यही लिया ना, एक फोर्स ये एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, देन the component of force and direction of displacement is f cos theta, okay. It can also be defined as a product of force and component of displacement in the direction of force, दोनों चीज़ें। तो या तो आप इसको वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस लिखो जो कि एफ एस कॉस थीटा होगा, या फिर एफ इंटू एस कॉस थीटा लिखो जो एफ एस कॉस थीटा होगा। क्या ये एक्सप्रेशन एफ डॉट एस है? क्या ये एक्सप्रेशन एफ डॉट एस है? ठीक है, एंड सिमिलरली ये भी एफ डॉट एस है, क्लियर है। तो जो आपका फोर्स होता है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा था तो इससे क्या आ गया कि ये डॉट प्रोडक्ट है एफ एंड एस का। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे आया वो समझ आया। पहले तो आप लोग को बस ये पता था कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एक्चुअल में इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो वर्क डन की एकदम करेक्ट डेफिनेशन क्या है? इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर ये स्केलर प्रोडक्ट बोलो या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलो एक ही बात है ना, ठीक है। एंड वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? ऑफ कोर्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, if force is 30 Newton and displacement is 3 meter and angle between them is 60 degree, find the work done.
तो अब वर्क डन का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं. इट इज F.S विच इज मॉड एफ लिखो या एफ लिखो इंटू एस इंटू कॉस थीटा. सो 30 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री विच इज दिस. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 45. एंड इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल या फिर न्यूटन मीटर. कैसे आता है, एफ का यूनिट इज एन, एस का यूनिट इज एम, तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर और जूल्स. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका. if a force 2i cap plus 3j cap plus 5k cap displaces a body from r1, ये पोजिशन वेक्टर है, फर्स्ट पोजिशन 2i cap plus 4j cap to r2 minus i cap plus 3k cap, फाइंड द वर्क डन. समझ आ रहा है. अब क्या है, कॉम्पोनेंट वाइज है. ठीक है, तो 2i cap plus 3j cap plus 5k cap ये आपका फोर्स लग रहा है. अब ये क्या कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन द पोजीशन विच विल बी r2 माइनस r1, यानी माइनस आई कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप. इसको जब सॉल्व करोगे तो यूल गेट माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप. इज दिस क्लियर. ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F.S, यानी ये F एंड दिस S. और मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट में अच्छे से सिखाया है कि कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है. मतलब 2 का -3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 का -4 से एंड 5 का 3 से. इसी तरीके से हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं लाइक स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 इंटू -3 इज -6, 3 इंटू -4 इज -12 एंड 5 इंटू 3 इज 15. तो जब सॉल्व करोगे इट विल बी -3 जूल. ओके, तो हम ये जो क्वेश्चन करेंगे इसे बहुत ध्यान से समझना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इससे. इफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg kept on a surface with mu is equals to 0.2. This is kinetic friction, mu k. Okay, find work done by the applied force, the frictional force and the gravitational force if displacement in x direction is 2 meter. समझ आ गया. तो ये ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का ऑन द सर्फेस जिसका म्यू इज 0.2. ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन और इसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 मीटर. ठीक है, अब अगर इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रही होगी, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में. ठीक है, एंड थर्ड चीज उसने क्या पूछी, ग्रेविटेशनल फोर्स. आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी, मतलब इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी. इज दिस क्लियर. तो सबसे पहले अगर हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है बाय द अप्लाइड फोर्स तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F अप्लाइड डॉट S. अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो इट विल बी F फ्रिक्शनल डॉट S. एंड ग्रेविटेशनल में क्या होगा, F ग्रेविटेशनल इंटू S डॉट S. इसका मतलब वर्क डन बाय फोर्स में आपको ये पता होना चाहिए कि उसने किस फोर्स के रिस्पेक्ट में बोला है. ठीक है, जब तक अगर फोर्स नहीं बोला है, स्पेसिफाई नहीं किया, तो अप्लाइड फोर्स का निकालोगे. लेकिन जिस फोर्स को उसने स्पेसिफाई कर दिया तो फॉर्मूला में वही फोर्स आएगी. ठीक है, जैसे सबसे पहले हम सारी फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं. तो एफ अप्लाइड के लिए पूछा, वो तो 50 न्यूटन है, गिवन है. फिर फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज म्यू एन यानी म्यू एम जी. इसका एन एम जी होगा ना, नीचे की तरफ एम जी लग रहा है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो रहा होगा. सो म्यू एम जी. जब इसको सॉल्व करोगे 0.2 इंटू 5 इंटू 10 न्यूटन आएगा. ठीक है, तो देखो चूंकि आपका अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स तो ऑब्वियसली बॉडी आगे मूव कर रही होगी, तो यहाँ से ये जस्टिफाइड हो गई चीज़. ठीक है, नाउ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, mg होगी ऑब्वियसली नीचे के डायरेक्शन में, तो 50 न्यूटन. सबका समझ आ गया. तो तीनों फोर्सेस क्लियर हो गई. s तो आपको पता ही है 2 मीटर है. ठीक है, अब इनके बीच में थीटा कितना है, थीटा पता होना चाहिए. तो अगर मैं अप्लाइड फोर्स की बात करती हूँ तो अप्लाइड इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो अप्लाइड के लिए आपका थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री. ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रही हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स लग इस डायरेक्शन में है, लग रही इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स है, इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री. ठीक है, इसमें थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री. एंड लास्ट
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपकी नीचे लग रही है ऑब्वियसली, एंड आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में आपका थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। समझ आ गया? तो 3 केसेस हो गए, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा एफ एस कॉस 0 यानी 100 न्यूटन, कॉस 0 इज 1। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आपने निकाला 10, एस तो 2 ही है, एंड कॉस 180, सो इट इज -20 न्यूटन। ओके, तो वर्क डन नेगेटिव ही होगा ऑब्वियसली, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। ओके, लास्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज 50 इंटू 2 इंटू कॉस 90, कॉस 90 इज 0, सो आंसर क्या आ गया 0, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क नहीं कर रही है। समझ आ गया? अब थोड़ा सा यूनिट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। अक्सर जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो बोल देते हैं कि फाइंड द वर्क डन इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है, तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। सो यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम का तो मैंने बताया था इट इज जूल्स और न्यूटन मीटर, बोथ आर करेक्ट, जूल्स और न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अगर हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाला केस कंसिडर कर रहे हैं और हमने फॉर्मूला लिखा W इक्वल टू एफ एस कॉस 0 यानी F इंटू एस हो जाएगा ना, कॉस 0 इज 1, तो 1 जूल मुझे डिफाइन करना है। तो 1 जूल ऑफ वर्क मुझे कब मिलेगा, जब मैं इस फोर्स को भी 1 न्यूटन ले लूँ और इस डिस्प्लेसमेंट को भी 1 मीटर ले लूँ, दोनों 1 होंगे तो जो वर्क मिलेगा वो कितना मिलेगा 1 जूल। ठीक है, तो इफ़ आई हैव टू डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क तो वो क्या होगा, work done is said to be 1 joule when a force of 1 Newton moves a body by 1 meter in the direction of applied force। ठीक है, जब 1 न्यूटन की फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करे इन द सेम डायरेक्शन, देन द वर्क सेट टू बी डन, अ वर्क ऑफ 1 जूल इज सेट टू बी डन। ठीक है, अब वो यूनिट के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन थी। अब जो CGS सिस्टम है, CGS क्या होता है, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला, तो इसके लिए जो यूनिट ऑफ वर्क है इट इज ERG, दैट इज अर्ग। ओके, अर्ग, तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा होता है। अगेन वी आर टेकिंग द कंडीशन दैट थीटा इज 0। ठीक है, तब अगर मुझे 1 अर्ग ऑफ वर्क डिफाइन करना है, कितना 1 अर्ग, तो ऑब्वियसली आपका F भी 1 होना चाहिए, S भी 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो F लेना है आपको, ये भी आपको CGS यूनिट में लेना है, S भी आपको CGS यूनिट में लेना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इन CGS इज सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, लेकिन आपको फोर्स का यूनिट पता नहीं है CGS में, तो इट इज डाइन, DYNE, तो याद रखना है। ठीक है, जब इसका CGS यूनिट लेना है तो इन दोनों के भी तो CGS यूनिट ही लोगे। ठीक है, तो क्या किया आपने, F इज इक्वल्स टू इधर 1 डाइन रखा, इधर 1 सेंटीमीटर रखा, तो आपको 1 अर्ग मिल गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, वर्क डन इज सेट टू बी 1 अर्ग when a force of 1 dyne moves a body by 1 centimeter। Is this clear? ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, 1 जूल को क्या लिखते हो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, ये न्यूटन जो था ये फोर्स का यूनिट था इन SI सिस्टम, तो इसका CGS में क्या होता है, डाइन होता है, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, तो ये हो गया 10 टू द पावर 5 डाइन, एंड 1 मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज 10 टू द पावर 5, दिस इज 10 टू द पावर 2, तो ये कितना हो गया 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, एंड यू नो दैट डाइन सेंटीमीटर इज अर्ग। ओके, तो रिलेशन क्या मिल गया, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ओके, सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।